जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पहले जो विगत एग्जाम हुए हैं आरपीएफ रूल 72 एएसआई 2026 का एग्जाम जो 12 जुलाई को हुआ था, उसके पेपर डिस्कशन को यहां पर हम लोग करने वाले हैं और आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जो लोग इस पेपर को अटेंड किए थे उनके लिए भी फ्रूटफुल है और आगे आने वाले लोगों के लिए भी यह फ्रूटफुल है। अभी आपका रूल 72 सब इंस्पेक्टर का जो है फॉर्म भराएगा इसी महीने में, अगस्त के महीने में, और आगे फिर जो है उसका एग्जामिनेशन है। तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है ताकि आप यह समझ पाएंगे कि आगे विभाग जो है किस प्रकार के सवालों की अपेक्षा करता है, किस प्रकार की जानकारी की अपेक्षा आपसे करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जितने भी लोगों का है। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा इसलिए कि समय को भी बचाना है और आपका जो है ज्यादा प्रोडक्टिव भी आपके लिए रहे, क्योंकि क्वेश्चंस से अब कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चंस के पीछे का जो थीम है उससे लेना देना है। तो मैं जहां जहां आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा तो वहां वीडियो ध्यान से सुन करके आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी तैयारी वाली कॉपी में, ताकि आप आसानी से आगे जो है एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाएगा उन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशंस को, जिसमें कि हम एएसआई एग्जाम 2026 के पेपर को देखने वाले हैं। तो आप सभी को जो है स्क्रीन पर पेपर दिख रहा होगा। पहला ही क्वेश्चन जो है, इस बार के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स और कंडीशनल बेस्ड सवाल हैं। ये सवाल बड़े ही आसान है, सवालों में कोई दम नहीं है, लेकिन जिनका पढ़ने का एक्सपीरियंस सवालों को, जो मैंने एग्जाम के पहले बताया था कि आप सवालों को पढ़ने का प्रैक्टिस करिए तेजी से, वो जिन्होंने किया होगा उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आ चुका होगा। पहला ही सवाल कहता है कि आईपीएफ जो है एच ने एक अस्थानिक मामला मतलब अनलोकलाइज केस जो है दर्ज किया और सटीक जांच के तथ्यात्मक तथ्यों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि यह घटना उसी मंडल के किसी अन्य पोस्ट का है क्षेत्राधिकार में हुई है, क्योंकि घटनास्थल उसी अन्य पोस्ट में है। वह अपने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त को सूचित करते हुए मामले को दूसरे पोस्ट में स्थानांतरित करने के लिए किस आरपीएफ नियम का हवाला देंगे। तो जैसे ही ट्रांसफर ऑफ केसेस का नियम 226 है, उसमें जो है 4 पॉइंट्स है, जिसमें से कि आपको 226 के 2 में जो है पोस्ट टू पोस्ट है, फिर है डिवीजन टू डिवीजन एंड जोन टू जोन, इस प्रकार की चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहां पर आपको इसका उत्तर ये हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपके लिए नियम 222 से लेके 232 ये रामबाण है। नियम 222 से 232 मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप इतना सा नियम अगर कर लेते हैं अच्छे से तो आप आरपीएफ रूल का अगर सवाल पूछा जाता है तो यहां से आपको जरूर 1-2 सवाल जरूर दिख सकते हैं। आगे आते हैं तो ये यहाँ जो आरएसएमएस और जो हमारा एनसीआरबी टूल्स है, जिसपे कि हमने आपको पढ़ाया भी, वीडियो भी बताया, तो ये अभी डिमांड है, समय का डिमांड है, इसलिए आरएसएमएस और एनसीआरबी टूल से बहुत सारे सवाल पूछे गए। उसी में ये बोला गया कि विच अमॉन्ग द फोर इज द करेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सेंडिंग स्पेशल रिपोर्ट एसआर केस थ्रू आरएसएमएस बाय पोस्ट। अगर आपके पोस्ट में एसआर केस हो जाता है और आरएसएमएस से आप उसको भेजते हैं तो क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले इसमें होता है कि सीआरआर में जाते हैं, ठीक है, सीआरआर में जाते हैं, फिर रिपोर्ट्स में और फिर एसआर में जाते हैं। इस तरीके से जो है हम उसको स्पेशल रिपोर्ट्स को भेजते हैं। तो अब मैं आपके लिए जो है आरएसएमएस का जो एक मॉड्यूल टाइप का है, अगर मुझे कहीं से भी मिलता है और किसी भी प्रकार से मैं उसको बना पाता हूं तो इस प्रकार के वीडियोस को भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन, कहता है आप ट्रैक साइड गश्त के दौरान आरपीएफ को पुल के पास रेल फास्टिंग गायब और रेल फ्रैक्चर की आशंका दिखती है। ट्रैक सुरक्षा की जांच और बहाली किस रेलवे विभाग को तुरंत सूचित किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि ट्रैक की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इंजीनियरिंग विभाग की, और वहां पर जो है एसएससी वर्क्स काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनको बोला जाता है। तो ये आपका एक जो है इंप्लीमेंट बेस्ड जो है चीजें हैं। आते हैं चौथे नंबर पर, कहता है कि सहायक उप निरीक्षक श्री एक्स प्लेटफॉर्म गश्त पर थे, तभी उन्होंने देखा कि एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए फिसल गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी जान बचाई। तो यहीं से जान बचाने वाला कौन सा ये है ऑपरेशन आरपीएफ का, तो ऑपरेशन जीवन रक्षा जो है यहां पर उत्तर हो जाएगा।
ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, जो बड़े सवाल होते हैं उसमें की पॉइंट्स ढूंढना होता है और की पॉइंट्स ही आपका उत्तर होता है, जैसे जान बचाना जीवन रक्षा में। पांचवा सवाल है, अंडर रूल 5 जो है राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार यदि किसी केंद्रीय सरकारी कार्यालय को हिंदी में पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर किस भाषा में देंगे? तो अगर हिंदी में मिलता है तो हिंदी में ही देंगे, यह नियम 5 में बताया गया है। विच रिवर इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जीके का। आगे है, यदि किसी एआई सिस्टम को ऐसे उदाहरणों से प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें सही उत्तर पहले दिया गया हो तो इसे क्या कहते हैं? इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एआई से कोई डेटा प्राप्त करना है, हमने उसको पहले ही बड़ा डेटा दिया और बड़े डेटे से माइक्रो डेटा उससे पूछ रहे हैं, तो इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। आगे आएंगे तो कहता है आरपीएफ नियम। आरपीएफ नियम जो है, नियम 148.2 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सजा दीर्घ दंड के अंतर्गत नहीं आती है? ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं वाला सवाल पूछा है, हाँ नहीं। तो इसमें क्या डिसमिसल, रिमूवल, आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट और रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज। इसमें तो आपको जो है ये वाला रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन एग्जिस्टिंग स्केल, ये आपका जो है आपके किसमें? बड़े दंडों में नहीं आता है। ये आपको बड़े दंडों में नहीं आता है। इन चीजों को आपको ध्यान देना है, समझ गए? इसके बाद जो है आते हैं हम लोग 9वें सवाल पे। कहता है कि आरपीएफ अधिकारी जो है चोरी के मामले में रेलवे स्टेशन के डीवीआर से सीसीटीवी फुटेज जब्त करता है। जांच और न्यायालय में उपयोग के लिए कॉपी की गई वीडियो फाइल भेजने से पहले अधिकारी उस वीडियो का फाइल हैश वैल्यू जनरेट करता है, उसे जब्ती डिजिटल साक्ष्य दस्तावेजों में दर्ज करता है। हैश वैल्यू जनरेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हैश वैल्यू जनरेट करने का मतलब है कि आप प्रूफ कर रहे हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि जब्ती ऑब्लिक कॉपी करने के लिए वीडियो फाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक ना? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि टू प्रूफ दैट द वीडियो फाइल हैज नॉट बीन अल्टर्ड आफ्टर सीजरिंग कॉपी। ये अगर ये सवाल पूछा गया है तो आपको बीएनएसएस की धारा 105 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है सब इंस्पेक्टर वाले में बीएनएसएस की धारा 105 आपको पूछा जाए इसी प्रकार से, तो उन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। विषम विकल्प को चुनिए। आम, सेब, आलू, केला। आम, सेब, केला फल है, आलू जो है फल में नहीं आता है। आइए, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट डज अ मैक एड्रेस प्राइमरीली आइडेंटिफाइड? मैक एड्रेस क्या होता है? मैक होता है आपको ऑपरेटिंग, मैक हो गया आपको स्थानीय नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डिवाइस इंटरफेस ऑन ए लोकल। जो मैक एड्रेस होता है वो स्थानीय डिवाइस के अनुसार उसका बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ओएस हो गया। फाइल साइज जो है डॉक्यूमेंट का, इसमें केबी में बनता है या एमबी में बनता है। और द यूजर पासवर्ड जो है वो पासवर्ड को मैक एड्रेस नहीं बोला जाता है, उसको कुछ और बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला पूछा बीएनएसएस सेक्शन 94 मेनली डील्स विथ। बीएनएसएस की धारा 94 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह संबंधित है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और अदर थिंग से संबंधित है। तो बीएनएसएस में आपको समन, वारंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडर द ऑफिशियल रूल्स 1976 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रीजन ए? राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क में शामिल है? रजऊ के बिहार में वो 36,000 देले, उत्तर प्रदेश जो है यहां उत्तर हो जाएगा। आइए, Which section of the Railways Act states regarding the punishment of endangering the safety of person traveling by railway by willfully act or omission? जब आप अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे तो इसका आंसर 153 हो जाएगा, और जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आप 154 से कंफ्यूजन में हो जाएंगे, तो 153 यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा। Which is the correct full form of Operation आहट of RPF? तो एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज द फुल फॉर्म।
इन रेलवे ऑपरेशंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पैड? स्पैड जो है रेलवे ऑपरेशन का है, इसको बोलते हैं सिग्नल पास्ट एट डेंजर। अगर कोई ड्राइवर जो है सिग्नल जंप कर देता है तो ये स्पैड में आता है। आगे आते हैं, कहता है मिस्टर एक्स ने एक ऐसे परिवार जो वित्तीय संकट में है, माता पिता को कुछ मासिक भुगतान के बदले 14 वर्ष से कम उम्र के 3 नाबालिग बच्चों को ए स्थान से बी तक ट्रेन के माध्यम से भेजने के लिए प्रेरित किया। आरपीएफ एएचटीयू, जैसे एएचटीयू आ गया तो मामला किससे हो जाएगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। अब आपको कोई इसमें बुद्धि भी नहीं लगाना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शन में जाकर के टिक कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको बताता है कि आप इस घटना को ह्यूमन ट्रैफिकिंग माने। आइए सेक्शन 304, 303, 303 चोरी, 304 में आपका है स्नैचिंग, झपट मारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड इन साइबर क्राइम? तो ये आपका हो गया, कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा गलत, फॉल्स पॉजिटिव। ये कोई ऐसा है ही नहीं। स्पाईवेयर, सलामी अटैक, रूट किट, ये सारे जो है आपको साइबर अटैक के उदाहरण है। अब ये मैं सीधा आंसर इसका बता देता हूं जो 24 विभाग ने दिया है। हम इसको हल नहीं करने वाले हैं मैथ के सवालों को, आगे हम इसको हल करेंगे, क्योंकि आपको सब इंस्पेक्टर में मैथ पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो हम अलग से इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। अगला फिर बोलता है, यार्ड जांच के दौरान आरपीएफ देखती है कि कोच वैगन के दरवाजे की लॉकिंग व्यवस्था और ब्रेक संबंधी उपकरणों से छेड़छाड़ होता है। ऐसे रोलिंग स्टॉक सिस्टम की तकनीकी जांच और रखरखाव के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होगा? तो इसके लिए कौन होगा? कोई भी डिब्बा है, कोई भी ब्रेक है, कोई कुछ है, उस चीज को कौन, मैकेनिकल चीज है ये, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये चला जाएगा। आते हैं आगे, एक सरकारी विभाग कुछ खास लोगों के क्राइम रिकॉर्ड की जांच करता है और इसके लिए उसे पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अलग अलग या तो कई लोगों का वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजनी होगी और वेरिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। इस प्रोसेस के लिए एनसीआरबी का कौन सा प्रोसेस है? पोर्टल है। तो एनसीआरबी के हमने पोर्टल आपको बताए थे, नाफिस है, सीसीटीएनएस है, एनसीआरबी टूल्स में ये आते हैं। फिर आपको एनसीआरसी है, फिर आपको जो है क्राइमैक है, ये सारी चीजें हैं। तो हमने आपको एनसीआरसी के बारे में बताया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड चेक, इसमें रिकॉर्ड चेक वेरीफाई किया जाता है। आइए, विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट अबाउट वंदे मातरम? वंदे मातरम में कौन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय गीत ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक तो है। यह आनंद मठ, यह इट इज अ पार्ट ऑफ नोबेल आनंद मठ ठीक है। वंदे मातरम इज अ बंगाली फ्रेज विच ट्रांसलेट टू आई रिस्पेक्ट माई कंट्री। समझ गए? तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है के संबंध में जो है ऑप्शन आपका डी यहां पर ये है। आगे आइए, Under the official language rule 1976, which of the following states is included in region B? Region B में कौन आया? तो region B में हमारा गुजरात आ जाएगा। कौन सा? गुजरात आ जाएगा कि अगर वो लंगड़ा है तो वो गुजरात कैसे गया, दमनदीप कैसे गया, ठीक ना? तो वो वाला गुजरात जो हमने ट्रिक आपको बताया है। ये फाइंड द मिसिंग रीजनिंग का सवाल है और इसका उत्तर जो है 25 है। आगे ये कहता है कि भारतीय रेलवे के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के भीतर उस समर्पित और सुरक्षित डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है जिसे रेल मंत्रालय द्वारा 8 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया, जो महिला कर्मियों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न की डिजिटल रूप से शिकायत करने के लिए फास्ट ट्रैक तरीका प्रदान करता है? तो ये है साइन, ठीक है, साइन उसका नाम है। आइए, द डिलिमिटेशन बिल 2026 जो है, परिसीमन विधेयक 2026 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित समाचारों में था? तो डिलिमिटेशन क्या करना है? संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण या समायोजन करने के लिए यह लाया गया था डिलिमिटेशन बिल। कहता है बीएनएस में बताए गए निम्नलिखित अपराधों में से किसमें सजा के तौर पर विशेष रूप से सामुदायिक सेवा का प्रावधान नहीं है? तो ये हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन एक उथले तौर पर पढ़ाया है, इसलिए अब हमको आपको इस पर जो है ध्यान दे करके पता करना होगा। लेकिन इसको दोनों पक्ष से आप देखेंगे। आप या तो वो सेक्शंस याद कर लीजिए जिसमें सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट दिया गया है, या फिर जो सेक्शन इसमें दिया गया है उससे एलिमिनेट कर लीजिए कि उसमें सामुदायिक सेवा को दंडित किया गया है कि नहीं। तो इसका जो है अगर देखें तो कहता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज्ड इन ट्रेड ठीक है,
नॉन अपियरेंस ये वाला भी ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल इसमें भी है, और ये जो है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड जो है ये वाला चीज इसमें आपको आ जाएगा। फिर नोट वाला देखिएगा, ये नोट वाला सवाल बहुत पूछा है। मई 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के स्तंभों में कौन सा एक सही स्तंभ नहीं है? तो ये सब थोड़ा क्या है ना, ये डिटेल आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, जीके का सवाल है, तो आप इसको छोड़ करके और भी हल कर सकते हैं क्योंकि एएसआई में हमको क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। लेकिन इसका उत्तर जो दिया गया है वो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास शिक्षा और रोजगार में निवेश करके विश्व की जनसंख्या के ऊर्जा का दोहन करता है। मतलब नहीं वाला पूछा गया है, समझ गए, नहीं वाला तो नहीं है ये, बाकी तीनों इसमें शामिल है। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिकॉर्डेड अंडर विच सेक्शन, तो एफआईआर के बारे में पूछ रहा है, 173 हो जाएगा। आगे कहता है भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सहायक निरीक्षक से और उसके ऊपर के रैंक के आरपीएफ अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर जो है धारा 42 और धारा 67 में काम करने की शक्ति प्रदान की है। कब जारी किया गया है? 2019 में ये जारी किया गया है। हमने जो एनडीपीएस पढ़ाया है आपको, उसमें पहले हमने इसी गैजेट का जो है इसी लेटर का डिस्कशन भी किया है और वहां पर डेट भी आपको मिल जाएगा अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो 2019 में कब हुआ है। आगे ये कहता है कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे में एक उपकरण के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग के आदेश जारी किए। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अब्लिक संचालन आरपीएफ कर्मियों द्वारा भी किया जाता है। प्रश्न में उल्लेखित उपकरण कौन सा है? क्या वो अग्निशास्त्र है, अग्निशमन है, गोला बारूद है, फायर एक्सटिंग्विशर वाल्व है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो हम लोग जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से हम लोग यूज करते हैं वो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है, इसको हम लोग यूज करते हैं। आगे कहता है कि आरपीएफ का जो एक एएसआई है उसका हाल ही में एक्स से वाई स्थान पर स्थानांतरण हुआ है। वह अपने परिवार को अपनी तैनाती स्थल के पर ले जाने के लिए रेलवे आवास के शीघ्र आवंटन की इच्छा रखते हुए वह एक आवेदन पत्र लिख रहा है जिसमें आरपीएफ नियम का हवाला दिया गया है और आवासीय आवास के आवंटन के उद्देश्य से बल के सदस्यों को आवश्यक रूप से वर्गीकृत किया गया है आरपीएफ किस नियम में। सीधी सी बात है कि आप जो है अपना हाउस जो है सरकारी आवास किस नियम के तहत मांगते हैं, तो हमने ये आपको पढ़ा रखा है, नियम 118 में इसका जिक्र है। आगे है सहायक उप निरीक्षक जी को उनके अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा परिनिंदा की सजा दी गई है। आरपीएफ नियमों के अनुसार यह किस श्रेणी के दंड के अंतर्गत आता है? तो परिनिंदा जो है, डांट फटकार, ये किस में आता है? ये माइनर पेनाल्टीज में आता है। आइए धारा 153 के तहत जो है क्या किया है? दंडनीय बच्चों द्वारा किए गए अपराध के संबंध में एक नियंत्रण कक्ष कंट्रोल संदेश प्राप्त हुआ। जब वे कर्मचारी मौके पहुंचे तो वे पाते हैं कि कम उम्र का बच्चा है वो 12 वर्ष से कम का है। तो इसमें जो है क्या होगा, पिता और अभिभावक उसमें एक बॉन्ड पत्र देते हैं और ये 168 सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है। 168 सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है। तो हम लोगों ने ये जो है सेक्शन 168 में इसके बारे में रेलवे एक्ट में बताया गया है जिसमें जो है 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर जो है बॉन्ड पत्र उसके पिता अभिभावक देंगे। ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। मतलब क्या है कि अब ध्यान देना है कि आपको सिर्फ उथले तौर पर पढ़ने पर, छिछले तौर पर पढ़ने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि सेक्शन रट लिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको 50% ऐसा पढ़ाई पढ़ना है जिसमें कि आपको डीपली जानना है, जो मैं आपको बताता हूं और मैं पहले भी बोलता हूं, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए तो सिलेक्शन आपका जल्दी होगा। अब देखिए ये एक एक लाइन वाला सवाल आ गया कि हत्या का दंड 103 कुछ नहीं, बीएनएस में चोरी 303 सिंपल। फिर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला किसका नाम है? तो ये आपको जो है सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है।
फिर आपको बड़ा सवाल दे दिया, बोलता है मिस्टर एक्स जो है आईपीएफ आरपीएफ है, अपनी पोस्ट से राजभाषा बैठक में शामिल होने के लिए निकले हैं। तभी उन्हें डिविजनल कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 200 लोगों की भीड़ अचानक स्टेशन में घुस आई है और एक कोच में आग लगा दी, वहां तोड़फोड़ चल रही है। ऐसी स्थिति में कौन सा कदम उठाना सही नहीं होगा? तो रिटर्न बैक तो उनको आना ही पड़ेगा। कंटिन्यू ही जर्नी एज मीटिंग इज शेड्यूल्ड एंड नो कॉल, नहीं ये क्या है, कॉल फॉर इमीडिएट रीइंफोर्समेंट हो ये, और डिप्लॉय ए ड्रोन फॉर एनालाइजिंग द साइज ऑफ मॉब। तो यहां पर अपनी यात्रा जारी रखना, क्योंकि बैठक पहले से तय है, ये नहीं है, क्योंकि आपको सीनियर डीएससी महोदय को बता करके तुरंत आपको वहां पर जाना होगा जो मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली चीज आपका इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेलवे परिसर में चोरी के मामलों की जांच के दौरान घटनास्थल से फिंगरप्रिंट मिल गया। जैसे ही फिंगरप्रिंट आया तो हम नाफिस को याद कर लेंगे और नाफिस उत्तर भी हो जाएगा। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया रैन फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस 1925। ये जो है आपको बॉम्बे टू कुर्ला वाला आंसर हो जाएगा, बॉम्बे टू कुर्ला। अगर किसी भी आंसर में आपको डाउट होता है, हो सकता है कि मैं तेजी से बताते समय कुछ चीजें मिस्टेक में आपको कर जाऊं, क्योंकि सारी चीजें तो हमको भी उस हिसाब से नहीं याद रखा है, लेकिन सवाल पढ़ते ही मुझे आंसर पता चल जा रहा है, इसलिए मैं उसको आपको बता रहा हूं कि ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर वही करा है, एएसआई श्री जो है एक्स गश्त पर है, तभी उन्हें स्टेशन की ओर आ रही एक ट्रेन के शौचालय में मामूली आग और धुएं की सूचना मिल रही है। तब तक स्टेशन पर ट्रेन पहुंची, वह ट्रेन में चढ़ते पाते कि रेलवे कर्मचारी ने पहले से ही अग्निशामक का प्रयोग करके आग बुझा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अगला कदम है जो नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत टेक्निकल गेम खेला है विभाग ने। तो ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ रेलवे, ठीक है, स्टेटमेंट ले ही लेंगे। सिंस फायर इज डाउज ऑलरेडी क्लोज द डोर एंड टॉयलेट डिवोट द ट्रेन अटेंडिंग ड्यूटीज, ठीक है। चेक सीसीटीवी फुटेज इफ अवेलेबल इन कोच एंड चेक ऑल इलेक्ट्रिक पॉइंट्स नियर बाई, इतना। तो ये पहला ए सी और डी तो ठीक है, और ये वाला चीज आपको बी वाला जो है इसको ध्यान देना है। आइए जी को आरपीएफ, जो कि आरपीएफ में एएसआई है, उन्होंने अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से उचित माध्यम से संपर्क किए बिना एक दूसरे विभाग के वरिष्ठ लोक सेवक से अपने गृह नगर में स्थानांतरण के अनुरोध को अग्रेसित करने और उनका समर्थन करने का अनुरोध किया है। वह नियमों में से किस प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है? तो वह उल्लंघन कर रहा है हमारा नियम 100 कितना, नियम 113 का उल्लंघन कर रहा है। आगे आपको है क्वेश्चन नंबर 44, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किन क्षेत्रों में बांटा गया है? क, ख और ग क्षेत्र में बांटा गया है। आरपीयूपी अधिनियम की कौन सी धारा प्राधिकृत अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति देती है? तो कौन सा हो जाएगा? सेक्शन 6 में है। सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2026 विच ऑफ नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको 1/26 ये जानना चाहिए कि नॉन लीथल वेपन से संबंधित है, और स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट इज टू बी जनरेटेड वेयर एवर आरपीएफ यूज नॉन लीथल वेपन फॉर द ऑपरेशनल पर्पज। फिर नॉन लीथल वेपन मस्ट बी स्टोर्ड इन डिविजनल कंट्रोल रूम फॉर इमीडिएट डिस्पर्सल ऑफ क्राउड इश्यूज। देखिए ये मस्ट लिखा हुआ है, ये शब्द सुपरफ्लुअस शब्द है कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं होता है जो कि एकदम जो है लकीर का फकीर होता है। तो यहां पर यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एकदम जो है रिजिडनेस दिखाया गया है, ठीक है। ईच रिजर्व कंपनी शुड हैव अ डेडिकेटेड टीम, एकदम हो सकता है। नॉन लीथल वेपन्स आर डिजाइन टू बी सबड्यू द इनकैपेबल। तो ऑप्शन के अनुसार से भी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेलवे से जुड़े किसी अपराध, गंभीर अपराध के मामले में जांचकर्ता को पुलिस रिकॉर्ड, अदालतों, जेलों, फॉरेंसिक लैब और अभियोजन प्रणालियों के डेटा तक एक इंटीग्रेट पहुंच की आवश्यकता होती है। इस एकीकृत आपराधिक न्याय कार्य प्रवाह वर्कफ्लो के लिए कौन सी प्रणाली डिजाइन की गई है? तो ये आप देख रहे हैं अपराध ना, इसके लिए आईसीजेएस, ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसके बारे में भी हमने आपको बता रखा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमने आपको एनसीआरबी टूल पढ़ाया था तो वहां से सवाल आपको आए कि नहीं। भर भर के सवाल आए, और यही इस बार गेम चेंजर हुआ है। आरएसएमएस और एनसीआरबी टूल, इसी ने जो है पूरे मेरिट को हाई किया है। जो लोग इसको हल करके आए वो सेलेक्ट हैं, जो लोग यहाँ पर मार खाए वो आज अच्छे नंबर ला करके भी 70 71 नंबर 75 नंबर ला करके भी वो बाहर हो रहे हैं।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डीप फेक। डीप फेक आप लोगों ने सुना होगा कि ये एआई जनरेटेड चीजें हैं जिसमें कि हम लोग जो है या तो किसी का इमेज, वीडियो और ये सारी चीजें डीप फेक करके बनाते हैं। ये सब चर्चित वर्ड है। फिर है सिक्योरिटी सर्कुलर 2/2023, नीचे दिएगा कौन सा सही नहीं है। अब आपको 2/2023 के बारे में ये जानना होगा कि क्या है, तो हमने आपको ये बता रखा है, ये वीडियो ओपन में बना हुआ रखा है कि जो सदर्न रेल की घटना के अनुसार जो है वहां पर एक ऑर्डर आया था 145 से संबंधित, और उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में एनडीपीएस एक्ट के तहत परिभाषित ड्रग का सेवन करते हुए पाया जाता है तो आरपीएफ द्वारा उस पर रेलवे एक्ट की धारा 145A लागू करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, जब वो तो इंटॉक्सिकेशन का हालत तो उसका हो ही गया, तो ये नहीं होगा, उस पर 145A भी लगाया जा सकता है। ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। आते हैं, ए पर्सन सडनली ग्रैब्स अ मोबाइल फोन फ्रॉम ए पैसेंजर, मतलब स्नैचिंग कर लिया उसने, सडनली किया, स्नैचिंग किया, सीधा सा बात है। इन सीसीटीवी सर्विलांस एआई कैन बी यूज मेनली टू, क्या, किसके लिए, हम लोगों को डिटेक्ट सस्पिशियस मूवमेंट और अनयूजुअल एक्टिविटी। एआई को इसीलिए लगाएगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन चीजों को डिटेक्ट कर ले। आगे है, पेन हेड से राइटिंग होता है, नाइफ से हम काटते हैं और क्या, कटिंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। डॉक्टर अस्पताल में होता है तो शिक्षक विद्यालय में होता है। सिंपल सवाल है, एकदम लॉलीपॉप। आइए आते हैं, आरपीएफ को लगेज पार्सल कार्यालय में संदिग्ध पार्सल मिलते हैं और बुकिंग रिकॉर्ड, पार्सल लेवल, फॉरवर्डिंग नोट और प्रेषक प्राप्तकर्ता विवरण सत्यापित करना है। ये रिकॉर्ड मुख्य रूप से रेलवे के किस विभाग से है, तो आपको कॉमर्शियल। जैसे ही लगेज पार्सल का जिक्र हुआ, क्या हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, और पैसे का लेन देन हुआ तो उसको कमर्शियल डिपार्टमेंट कहेंगे। आगे आते हैं हम लोग, आगे है कि क्राइम मैपिंग मॉड्यूल, सॉरी क्वेश्चन है कि सीएसएमटी स्टेशन, ये गलत हो गया है, सीएसटीएम स्टेशन पर लूट हुई है, ये होगा। और आरपीएफ इंस्पेक्टर आरएसएमएस खोलते हैं, आरएसएमएस के किस मॉड्यूल में उन्हें स्टेशन पर लूट के एसओआर को जनरेट करना होगा, तो ये किसमें आ जाएगा, आपको सब एमसी मॉड्यूल में है, मिसलेनियस मॉड्यूल में। आरएसएमएस का लग रहा है मुझे एक आपको वीडियोस बनाने होंगे, मैं कोशिश करता हूं कि मुझे अगर कहीं से कुछ मिल जा रहा है आईडी पासवर्ड, तो उन चीजों को, या ट्रेनिंग आईडी पासवर्ड जो भी मिल जाए तो हम आपको इन चीजों को दिखा देंगे। आइए आगे आते हैं कि एएसआई श्री एक्स एक ट्रेन स्क्वाड का संचालन कर रहे हैं। वो देखते हैं कि एक यात्री ट्रेन में लुप्तप्राय पक्षियों को ले जा रहा है, तो विलप, तुरंत जो है वाइल्ड लाइफ वाला विलप आ गया। सिंपल, हमारे देश में एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमने आपको यह बता ही दिया है कि प्रधानमंत्री होते हैं। कहता है, ये रीजनिंग का सवाल है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरी माता की माता है, मतलब मेरी दादी। वह महिला रवि से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला, वह महिला, वह महिला, वह महिला। अच्छा सॉरी, माता की माता है तो दादी नहीं, नानी होगी, और नानी आंसर ही है, सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से के छूट से संबंधित है, तो धारा 8। हमने आपको आरटीआई पढ़ाया, भूख भूख के बोला कि यही पढ़ के जाइए, आएगा, और वही आया। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ आईसीजेएस, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीजेएस का एक स्तंभ नहीं है, तो आईसीजेएस में सीसीटीएनएस, ई प्रिजनर, ई प्रोसिक्यूशन, ये नेट ग्रिड नहीं है, नेट ग्रिड उसका हिस्सा नहीं है। अब नेट ग्रिड किसका हिस्सा है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने की सामान्य समय सीमा कितने दिनों की होती है, तो ये तो 30 दिन की है, सिंपल सवाल। आइए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में बताया गया है, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आगे आते हैं, फिर कहता है आरपीएफ कंट्रोल रूम को रेल संपत्ति की चोरी से संबंधित एक आपातकालीन अपराध संदेश प्राप्त होता है। वो फोटो संलग्न कर संबंधित इकाइयों को तुरंत प्रसारित करता है। बाद में उसकी जांच, रजिस्टर, रखरखाव, रिकॉर्ड लिंकिंग के संबंध में अपराध रजिस्टर में औपचारिक रूप से दर्ज करना होता है। आरएसएमएस में सीआरएम और सीआरआर मॉड्यूल के उपयोग से कौन सा कथन सही है, ये एकदम टफ सवालों में से एक है। अगर हमें भी इसको पहली बार में बनाने दे दिया जाता तो जब तक अगर मैं जानकारी नहीं पा रहा हूं तो इसमें कोई सट्टा भी लगेगा नहीं, कोई तुक्का नहीं लगा सकते हैं आप। लेकिन इसका जो उत्तर है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी है कि सीआरएम कंट्रोल रूम मैसेजिंग तथा आपातकालीन अपराध आसूचना समान संदेशों के प्रसारण के लिए प्रयोग होता है, जबकि सीआरआर जो है अपराध रिकॉर्ड और रजिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो इसमें आपको अगर फुल फॉर्म पता हो तो सीआरएम का फुल फॉर्म कंट्रोल रूम मैसेजिंग, सीआरआर का फुल फॉर्म हो गया क्राइम रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स।
आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 64 करता है, व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फायर सेफ्टी डिटेक्शन मिटिगेशन इक्विपमेंट। तो इसमें क्या FSDS एकदम उपयोग होता है, FDSS होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, FRS नहीं यूज होगा। FRS क्या है? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, आग से उसका कोई संबंध नहीं है। सहायक उप निरीक्षक श्री एक्स प्रबल डेटा विश्लेषण करता है। प्रबल जैसे ही आ गया, ठीक है, और उन्हें एक यात्री की पहचान होती है जिसमें एक महीने पहले ए स्थान से बी तक यात्रा कई बार की है, और वह हमेशा अलग अलग नाम से उम्र नाबालिग बच्चों के साथ करता है। तो जैसे सिंपल हो गया कि वो बार बार सफर कर रहा है और बच्चों के साथ कर रहा है, तो ऑपरेशन आहट आ जाएगा, सीधी सी बात है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। Which of the rules is in RPF rules take about the establishment and function of security control room? सिंपल सवाल, हलवा 20 में दिया गया है। छह व्यक्ति यात्रियों को लूटने की एक साझा योजना के साथ चलती रेलगाड़ी के आरक्षित डिब्बे में चढ़ते हैं। तो 6 व्यक्ति जैसे हो गया, तो अगर वो लूट करता है तो 5 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो वो डकैती बन जाता है। बस यही टेक्निकल टर्म यहाँ खेला है, 310 इसका आंसर हो जाएगा। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट रीकैम मॉड्यूल। रीकैम मॉड्यूल अभी हुआ है, और रीकैम क्या क्या फुल फॉर्म है आप जरूर बताइएगा। रीकैम हमने आपको बता भी रखा है, ठीक ना। हाँ, कहता है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो RSMS एंड रीकैम आर अवेलेबल इन सेपरेट वेबसाइट ऑल टुगेदर। नहीं, RSMS के भीतर ही तो रीकैम है, अलग अलग कहाँ है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। बाकी जो तीनों इसमें सही होगा, पढ़ लेते हैं। रीकैम मॉड्यूल हैज बीन एडेड टू द एग्जिस्टिंग RSMS डैशबोर्ड, बिल्कुल सही है। रीकैम मॉड्यूल कंटेन्स क्राइम एनालिसिस एंड क्राइम मैपिंग, बिल्कुल सही है। रीकैम मॉड्यूल कंटेन्स बुक्ड कंसाइनमेंट एंड रेलवे मटेरियल समरी, बिल्कुल सही है। कहता है, एन AI बेस्ड CCTV सिस्टम एट रेलवे स्टेशन रॉन्गली मार्क एन ऑर्डिनरी अनअटेंडेड बैग एज अ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस एरर कॉल्ड? दिस एरर को कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव। रेलवे स्टेशन में क्या हुआ, AI सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन वो लावारिस बैग को गलती से संदिग्ध वस्तु बता देता है, मतलब बम वम है, तो इसका मतलब वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। काम तो उसने ठीक किया, डिटेक्ट किया कि लावारिस है, लेकिन उसने लावारिस को संदिग्ध बता दिया। आइए आगे चलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो गृह मंत्रालय कहीं पर दिख रहा है, तो ये हो गया उत्तर। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चिनाब रेल ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज के संबंध में कौन सा गलत, सही नहीं है, कथन सही नहीं है। तो क्या है? द ब्रिज वाज एक्सिक्यूटेड एंड ओवरसीन बाय द कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे है, इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर, ये सही है। और द ब्रिज इज 1359 मीटर एबव ऑफ द ये। तो आपको हमने बोला था सिंपल सा, एक हमने एलिमिनेशन मेथड बताया है। अगर मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूं तो आप समझ पाएंगे कि हमने आपको एक बड़ा अच्छा मेथड बताया था, उसके अनुसार ये आंसर डी सही हो जाएगा। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलर रोज टू लोटस सनफ्लावर। सीधी सी बात है, रोज से लोटस हो गया, तो सनफ्लावर से हम कहां चले जाएंगे? सनफ्लावर से हम जैस्मिन की तरफ चले जाएंगे, और क्या। आगे कहता है कि देखिए, सहायक उप निरीक्षक के एक छापेमारी कर रहे हैं, और छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति से बहस शुरू कर देते हैं, और जानबूझकर उनके कर्तव्यों के निर्वहन में 146 कहीं है क्या? 146 लगा दीजिए। आइए, रेलवे अधिनियम की कौन सी धारा? ट्रेन संचार साधन 141 कहीं है क्या? आइए, वर्तमान तिथि तक निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध तकनीकी उपकरण RPF पोस्ट के स्तर पर उपलब्ध नहीं है? ICGS, NCRC, CT निदान। तो आपको वहां पर NCRC जो है अभी पोस्ट लेवल पर नहीं है, हेडक्वार्टर लेवल पर है। आगे आइएगा, कहता है कि एक स्टेशन पर घटना के दौरान RPF देखती है कि CCTV नेटवर्क कनेक्टिविटी, रेलवे टेलीफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस संचार प्रणाली की तकनीकी बहाली के लिए हम SNT को बुला लेंगे, टेलीफोन ठीक कर दो भाई। फिर कहता है, राजभाषा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार हिंदी का अर्थ क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी, ये हो जाएगा। फिर है कोर्ट जस्टिस, तो स्कूल में हम एजुकेशन लेते हैं। सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 में किन विषयों पर जोर दिया गया है? तो 1/22 में एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द सुपरवाइजरी ऑफिशियल CIB SIB बिंग इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन करप्ट प्रैक्टिसेस, उसके चीजों में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल अकरेंस केसेस एज पर रूल 230। ये हमने आपको चिल्ला के बोला है, 229 230 पूछा जाएगा। ट्रेन में छेड़छाड़,
फिर है ट्रेन में डकैती, हत्या, पटरी में सबोटेज, छेड़छाड़ में आपको एसओआर नहीं जाता है, बाकी सब में एसओआर जाता है। मिशन वात्सल्य बच्चों से संबंधित है तो यहाँ बच्चे वाला आ गया। फिर आइए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट किस साल पास हुआ, 1963, जहां है टिक कर दीजिए। फिर आइए रेलवे में उपयोग किए जाने वाले सील के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दोषपूर्ण सील का प्रकार नहीं है। कार्ड लेवल के बिना सील दोषपूर्ण है, पिघली हुई सील दोषपूर्ण है, रिंग कट सील दोषपूर्ण है, लॉक सील जो है ये सही सील होगी। आइए क्वेश्चन कहता है 1853 में बोरीबंदर से ठाणे के बीच भारतीय रेलवे की पहली ऐतिहासिक दौड़ परिचालन से जुड़े 3 इंजनों लोकोमोटिव का सही नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उसका नाम है, आपको ये क्वेश्चन शायद मुझे भी नहीं पता, मुझे भी वो आंसर शीट और गूगल का सहारा लेना पड़ा और इसका उत्तर हम लोग साहिब, सिंध और सुल्तान कर दे क्या। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्या ये उत्तर सही है या नहीं है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यही है। आइए आगे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएचटीओ। एनडीएचटीओ हुआ नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स। फिर आइए आपको जांच पूर्ण होने पे पुलिस रिपोर्ट 193 में है, सिंपल सवाल। फिर आइए रात्रि में गश्त के दौरान पता चलता है कि ट्रैक पे भीड़ जमा हो गया है और ट्रेन संचालन प्रभावित हो गया है, तो किस विभाग से समन्वय करेंगे, ऑपरेटिंग से, ट्रेन वही चलाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, आपको लिख लिख के फूक फूक के बोले, एक सवाल तो हमेशा रहेगा ये। अब बताता है कौन सा अनुच्छेद जो है राजभाषा से संबंधित है, तो इसमें 343 हो जाएगा, 14 नहीं है, समानता का अधिकार, 21 हमने लिबर्टी पढ़ लिया, 370 किससे था, जम्मू कश्मीर से था जो हट गया। आइए आगे चलते हैं, आईटी एक्ट में ये बोला गया कि एक्स को सूचित किया जाता है कि उनके फोटो सहित उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के विवरण में एक अपराधी कॉपी कर नकल किया है और उसके बाद उनको ठगने का, लोन मांगने का उपयोग कर रहा है, तो 66 का डी जो है ये हो जाएगा। हमने आपको आईटी एक्ट नहीं पढ़ाया है, आईटी एक्ट हम आपको पढ़ा देंगे क्योंकि आईटी एक्ट से सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब लागू हुआ, कब केम इनटू फोर्स, तो 1 जुलाई 2024 से। फिर आपको है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रमुख विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, तो सेटिंग अप कियोस्क फॉर ग्लोबल ब्रांड ऑफ इंटरनेशनल रिपोर्ट एट ईच स्टेशन। ग्लोबल ब्रांड की तो बात ही नहीं है अमृत भारत में। अमृत भारत के तहत जो है हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत काम हो रहा है। आरपीएफ अधिनियम कौन सी धारा बल अधिकारियों को रेल सेवक का दर्जा देती है, धारा 10। फिर आइए आपको मामले में क्या करा है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पुलिस स्टेशनों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा होनी चाहिए, तो उसमें नाइट विजन, ऑडियो वीडियो सब होना चाहिए। आइए, क्यों, आप इसमें ओनली है तो ऐसे भी छांट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सब हमने आपको ट्रिक बता रखा है, मेरे सारे ट्रिक, सारे टिप्स सब काम किए हैं अगर आपने उसे ढंग से सुना और समझा है तो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत, तो ये तो 1993 में जो हमारा आया उसके तहत। फिर है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, देवनागरी लिपि में हिंदी। उसके बाद जो है ये हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये हमारा मैथ्स का और रीजनिंग दोनों में सवाल आता है, ठीक है। ये ट्रेन का समय, ट्रेन और समय, ट्रेन वाला सवाल है इसमें, तो इसको समय और दूरी भी बोल सकते हैं। आगे कहता है कि आरपीएफ कांस्टेबल को वेटिंग हॉल में एक लावारिस संदिग्ध बैग देखता है जिसमें तार दिखाई देता है। जैसे ही तार और टिक टिक हो गया तो हमको क्या करना है, दूर हटो और बीडीडीएस को बुलाओ, दूर हटो और बीडीडीएस को बुलाओ। आगे हटिए, आपको है एसआईआर ने आपातकालीन आपदा प्रबंधन अभ्यास में आने से यह कहते हुए मना कर दिया कि वह ऑन ड्यूटी नहीं है, तो वह आरपीएफ अधिनियम किस धारा का उल्लंघन कर रहा है, वो धारा 15 का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि धारा 15 कहता है कि आप 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात माने जाते हैं। और अंतिम सवाल है कि बर्ड नेस्ट में रहती है तो मधुमक्खी छत्ते में रहती है। ऑप्शन नंबर ए, हाइव इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आरपीएफ रूल 72 जो एएसआई का पेपर है उसको पूरा यहाँ पर डिस्कस किया। हमने बहुत तेजी से किया इसको, थोड़ा सा और इसको 1-1.25 घंटे का पेपर है, इसको आप अच्छे से करेंगे जब तब। तो इस तरीके से आपको अब समझ लेना है कि रूल 72 सब इंस्पेक्टर में किस प्रकार का पेपर पूछा जाएगा और कैसा पेपर आने की संभावना है, उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह पेपर डिस्कशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने बीच बीच में जो बातें आपको बताई वो सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।